नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। 11 दिन बाद छोटे वाहनों के लिए खुली ऑल वेदर रोड। 9 कुमाऊं ने धूमधाम से मनाया महाराज का दिवस। गुलजार ने किया युवक पर हमला। काशीपुर रामनगर एनएच पर हादसों का सिलसिला जारी। विंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग पर प्रदर्शन। रामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सांसद प्रतिनिधि बने राजीव जायसवाल, व्यापारियों ने किया स्वागत। आइए अब देखिए खबरें विस्तार से। नैनीताल जिले के रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में यूपी के संभल के एसडीएम विकास चंद्र और उनकी पत्नी डॉक्टर दीक्षा शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक देर रात उनकी इनोवा कार नंबर UP 61BQ1253 अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई और कई बार पलट गई। हादसे के समय गाड़ी खुद एसडीएम विकास चंद्र चला रहे थे और कार में सिर्फ वही और उनकी पत्नी मौजूद थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों को पहले नीम करौली अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मुरादाबाद के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। नीम करौली अस्पताल के डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि दोनों की हालत बेहद गंभीर थी, इसी कारण उन्हें तुरंत रेफर करना पड़ा। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। टनकपुर ऑल वेदर रोड 11 दिन बाद छोटे वाहनों के लिए खोल दी गई। एनएच टीम ने लगातार मलबा हटाने और सड़क दुरुस्त करने के बाद रविवार को यातायात आंशिक रूप से शुरू कर दिया है। फिलहाल सिर्फ पिथौरागढ़ से टनकपुर जाने वाले छोटे वाहनों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आने जाने की अनुमति दी गई है। भारी वाहनों को अभी तक वैकल्पिक मार्गों से ही चलना होगा। एसपी चंपावत अजय गणपति ने स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता हरीश पांगती ने बताया कि बड़े वाहनों के लिए सड़क खोलने के प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया और कहा खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क बहाली की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि स्वाला क्षेत्र में खतरा अब भी बना हुआ है और कभी भी मलबा गिरने से मार्ग दोबारा बंद हो सकता है, लेकिन 10 दिन से बंद एनएच खुलने से लोगों को फिलहाल राहत जरूर मिली है। आराम से चलना उस्ताद। आज मेरे द्वारा यहाँ पे स्वाला का निरीक्षण किया गया तथा रोड की कंडीशन का जायज़ा लिया गया। एनएच की अथॉरिटीज़ से बात होने पर ये पता चल पा रहा है कि जो चंपावत से टनकपुर जाने वाली छोटे वाहन हैं उनको यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। तो आज हमने काफ़ी सारे जो छोटे वाहन यहाँ पे फंसे हुए थे उनको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन जो टनकपुर से चंपावत आने वाले वाहन हैं, क्योंकि गारा बहुत ज़्यादा है और कीचड़ का जो एक डेप्थ है वो भी ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ियाँ फंस सकती है। जिस वजह से टनकपुर से जो चंपावत आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको अभी भी हम लोग छतकोट से अमोड़ी से छतकोट होते हुए ललवापानी रोड से ही ऊपर अलाउ करेंगे। तथा जो सूखी डांग वाला रीठा साहिब वाला जो हमारा रूट है उस डाइवर्जन से अलाउ कर सकते हैं। जो छोटे वाहन ऊपर से चंपावत से टनकपुर की ओर जाना चाहते हैं वो वाहन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम लोग अलाउ करेंगे चंपावत से टनकपुर। और टनकपुर से जो वाहन जाना चाहते हैं टनकपुर से चंपावत उनको भी हम लोग शाम को 6 बजे के बाद टनकपुर से ककराली गेट से बंद कर देंगे। अभी तो फ़िलहाल पे जो साइड कंडीशन है उसके हिसाब से तो अभी हम लाइट व्हीकल्स हम टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं। लाइट व्हीकल्स के निकलने के बाद ही जो है फिर हम इसको थोड़ा सा और वाइडन करेंगे हो जाए नहीं, उसके बाद ये मेरे पीछे जो ओवरबर्डन है सबसे पहले उसको रिमूव किया जाएगा। तो उसके लिए हम टाइमलाइन वगैरह सब सेट कर रहे हैं, तब उसके बाद ही फिर हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। आज छोटी वाहनों का निकालने का हमारा टारगेट। ठीक, थैंक यू मोदी। आज 11वें दिन जो है बड़ी गाड़ियों के लिए यहाँ से यानी पास कर दी गई हैं और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि ये मलबा काफ़ी ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और डीएम साहब लगातार शासन प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और यहाँ की जनता को एक राहत, क्योंकि ये आपदा का समय है और आपदा के काल में एक पहाड़ आ गया तो इसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आज राहत की बात है कि आज ये खोल दिया गया है और मैं समस्त जो बड़े ट्रक हैं उनसे कहूँगा कि टनकपुर एनएच खुल चुका है। आप लोग जो यहाँ की
व्यवस्था के तहत अपना आवागमन सुनिश्चित करें। धन्यवाद मित्र। भारतीय सेना के सूरबीर पलटन 9 कुमाऊं ने आज 7 सितंबर को महाराज दिवस धूमधाम से मनाया। सैनिक विश्राम गृह लोहाघाट में पूर्व सूबेदार ललित सिंह अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान 1965 के युद्ध में शहीद हुए जांबाजों को याद किया गया और वीर नारियों को सम्मानित किया गया तथा कालिका मैया के जयकारों के बीच 9 कुमाऊं का गौरव गीत हम चो कुमैया हमरो कुमाऊं गूंज उठा। 1965 युद्ध के योद्धा हवलदार धूप सिंह और सिपाही प्रेम सिंह ने जंग के अनुभव साझा किए। हवलदार धूप सिंह ने बताया कि 7 सितंबर 1965 की उनकी पलटन ने गोलीबारी के बीच दुश्मनों को मारते हुए पाकिस्तान के महाराज गांव पर कब्जा किया और सियालकोट कराची रेलवे लाइन तक पूरी तरह नियंत्रण कर लिया। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के कई टैंक भी तबाह किए गए। सूबेदार ललित सिंह अधिकारी ने कहा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लड़ा गया यह युद्ध 9 कुमाऊं की बहादुरी की गाथा है जिसने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। हर साल इसी विजय की याद में महाराज दिवस मनाया जाता है। कार्यक्रम का समापन शहीद जांबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। सर्वप्रथम मैं हवलदार ऑनरी नायब सूबेदार ललित सिंह अधिकारी सेना मेडल आज 7 सितंबर 2025 के दिन हमारे भूतपूर्व सैनिक भूप सिंह हवलदार भूप सिंह जी ने इसके बारे में सब समझा दिया है, बता दिया है। लेकिन अभी जो 1965 7 सितंबर सन 1965 से आज तक हमारी पलटन महाराज के दिवस मनाती आ रही है, क्योंकि हमारी बटालियन ने 1965 में महाराज के ऊपर कब्जा किया था। सियालकोट सेक्टर में दूरसंचार विभाग को भी नष्ट किया था, रेलवे लाइन को कटअप करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। इसी दिन हम 1965 से लेकर आज तक बड़ी धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ महाराज के दिवस मनाते हुए आ रहे हैं।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। जसपुर के पतरामपुर रेंज में देर शाम गुलदार ने एक युवक पर हमला कर दिया। घायल युवक इमरान अली को वन विभाग की टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। दरअसल इमरान भोगपुर डैम से जसपुर आ रहा था, तभी रास्ते में जंगल के पास गुलदार ने हमला कर दिया। शोर मचाने पर लोग मौके पर पहुंचे तो गुलदार भाग गया। पीड़ित के पिता ने बताया कि इमरान दुकान से सामान लेने निकला था, तभी उस पर हमला हो गया। उन्होंने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। हमारा लड़के का नाम इमरान अली, 1 नंबर गुरुद्वारे में रहते हैं भोगपुर डाम में। वहाँ तो ये बच्चा सौदा लेने आ रहा था दुकान पे, वहाँ गुलदार ने हमला करा इसमें। किस जगह की घटना है? 1 नंबर गुरुद्वारे से आगे चल थोड़ा आगे दुकान के धोरी बिल्कुल। उसके बाद में क्या आसपास के लोग बाग आए वहाँ हल्ला उल्ला सुनकर, या कैसे बता? हाँ, और लोग बाग आ रहे रास्ते चल रहे थे ना, आदमी उधर से आए कोई मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने हल्ला करा, बड़ी मुश्किल से बचाया। अब क्या मांग है आपकी विभाग से? जो गरीब लोग हैं, अब जो भी सहायता सरकार कर। ये एक इमरान अली करके एक बच्चा आया है 19 साल का, उसके परिजनों द्वारा उसको जो है CSC जसपुर लाया गया। उसके हाथ पे एग्जामिन करने के बाद देखा तो बहुत सारे पॉइंटेड घाव के निशान हैं। तो उन्होंने बताया कि इसको जो है लेपर्ड ने इस पर हमला किया है। तो उसको जो है हमने प्राथमिक उपचार दे दिया है। देने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो भी यहाँ पे पहुँच गई है। प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। उसके बाद कल उसको बुलाया गया है। काशीपुर रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर डिवाइडर में लाइट और रिफ्लेक्टर न होने से हादसों का सिलसिला जारी। शनिवार को संभल के SDM और उनकी पत्नी इसी जगह एक्सीडेंट का शिकार हो गए। पिछले 6 महीनों से 24 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। इसी मुद्दे को लेकर ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी पीरू मदारा में पीरू मदारा में धरना दिया। उनका कहना है, जब तक डिवाइडर और लाइट तथा रिफ्लेक्टर नहीं लगाए जाते, हादसों पर रोक लगाना मुश्किल है। धरना किया है, लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, कई लोग की मौत भी हुई है, कई लोग चोटिल भी हुए हैं। तो किस प्रकार का आश्वासन आपको दिया गया? देखिए, जिस तरीके से टांडा चौराहे पर और पिरुमदारा चौराहे पर डिवाइडर बनाए गए हैं, ये डिवाइडर मौत के डिवाइडर हो गए और यहाँ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को जो डिवाइडर है वो डिवाइडर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, क्योंकि उस पर ना वहाँ पर कोई लाइट है, ना वहाँ पर रिफ्लेक्टर है, ना ही वहाँ पर रेडियम की कोई व्यवस्था की गई ताकि वो दूर से दिखाई दे। आपने देखा होगा परसों एक SDM साहब यहाँ पर संभल के SDM साहब थे, उनकी पत्नी कितनी गंभीर रूप से जो है घायल हो गई है। तो 1.5 साल से 2 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इन डिवाइडर को ठीक किया जाए, इनकी उचित व्यवस्था की जाए, नहीं तो इनको हटाया जाए। NH के अधिकारियों को बताया गया है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमने सांकेतिक धरना, यहाँ पर 10 मिनट का सांकेतिक धरना हमने एक तरफ जो है बैठ के धरना दिया है और 10 दिन का हमने इनको समय दिया। अगर 10 दिन के अंदर ये यहाँ पे जो है इसकी उचित व्यवस्था नहीं करते, डिवाइडर को या हटाया जाए या वहाँ पे लाइट लगाया जाए, रेडियम लगाया जाए। नहीं करेंगे तो हम जो है 10 दिन बाद यहाँ पे फिर से धरना देंगे, चक्का जाम करेंगे। हल्द्वानी उप जिला अधिकारी कार्यालय में आज बिंदुखत्ता वन अधिकार समिति, पूर्व सैनिक संगठन और ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि बिंदुखत्ता को वन अधिकार अधिनियम 206 के तहत राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले साल ही पूरी प्रक्रिया कर शासन को भेज दी गई थी, लेकिन अब तक पत्रावली लंबित है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि दशकों से संघर्ष के बाद अब बिंदुखत्ता को हर हाल में राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। हम वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं और यह बिंदुखत्ता की अगर बात करें तो ये जो है बसासत से पूर्व, यानी कि आप कहेंगे 1932 से पूर्व के अभिलेख हमारे इसमें हैं और जिसके आधार पर हम ये 2006 अधिनियम के दावे के आधार पर जो उसमें 75 वर्ष की जो बात कही है, वो 75 वर्ष की बात में ये कहा है कि जब अधिनियम हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ही जगह निवास करने का कहीं नहीं लिखा है। तो हम पशुपालक हैं, वनवासी हैं, इस आधार पर 75 वर्ष का कोई जिक्र इसमें नहीं आता है। दूसरा, हमारी फाइल DLC जब पास कर देती है उसके बाद कोई भी
ऐसा कानून में नहीं है कि उसके बाद उसको कहीं रोक मिले। और ये डीएलसी में पास होगी, उसके बाद ये शासन में गई है, जहां अधिसूचना मात्र जारी होनी थी, लेकिन किन कारणों से अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है ये न तो हमको पता है, न अधिकारी बताते हैं, न कोई प्रतिनिधि बताता है, सिर्फ उलझी हुई नज़र आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत पांडे है। थैंक यू। हमारी मांग तो आम मांग रही है, 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है। और इसमें अभी राजस्व गांव के लिए हमें 75 साल की भी ज़रूरत नहीं है जो कानून में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्व गांव बने। हमारी एक ही मांग है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव हो, और इसके लिए हमने जो भी कमेटी द्वारा दस्तावेज तैयार किए थे और हमारी समिति द्वारा उसको पास करने के बाद उप समिति में प्रस्ताव गया, उप समिति से उच्च समिति में गया, उस समिति से उस प्रस्ताव को पारित किया गया। उस पारित होने के बाद अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और जिस आधार पर हमने जो है अपना दावा पेश किया है, और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको राजस्व गांव जल्द से करेंगे। और मेरी सरकार से मांग यही है कि वो अपने वादे को पूरा करे और जल्द से जल्द बिंदु खत्ते को राजस्व गांव बनाए। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार समिति, वहाँ की पूर्व सैनिक संगठन, वहाँ की आम जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। हमारे राजस्व गांव के दावों को स्वीकृत हुए पिछला 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वर्ग इसको घुमा रहे हैं। उन्होंने अभी 75 साल का अभिलेख पूर्ण न होने का झांसा दिया हुआ है, जिसे फाइल को नीचे भेजा हुआ है, जबकि FRA 2006 के अंतर्गत 75 साल पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, जिस आधार पर रामनगर और हरिद्वार के 3 गांव अभी तक पक्के हो चुके हैं। और उसी प्रक्रिया पर हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम इसी के आधार पर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मिले, और अभी हमने SDM साहब के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हुआ है। और इस प्रक्रिया को आगे करने के लिए हम विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी से निरंतर निवेदन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा और बिंदु खत्ता वालों को उनका हक मिलेगा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुरादाबाद जनपद के हिस्ट्री सीटर बदमाश नसीम अहमद को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी रामनगर क्षेत्र में हुई 2 बड़ी चोरियों में शामिल था। पुलिस ने उसके कब्जे से सोने चांदी के जेवर और नकदी सहित चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भोजपुर थाने में पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह थाने का हिस्ट्री सीटर है। रामनगर थाना क्षेत्र में 2 नकद देने की घटना हुई थी। तुरंत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर इस संबंध में विवेचना की गई, और विवेचना के दौरान एक अभियुक्त जो थाना भोजपुर का हिस्ट्री सीटर है, जिसका नाम नसीम है, जिसके विरुद्ध पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज है, बहुत ही एक्टिव क्रिमिनल था, और उसको हमारे द्वारा पतारसी कर और CCTV और अन्य सर्विलांस के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। और दोनों घटनाओं में जो भी माल उसके द्वारा चोरी किया गया था, 100% उसमें बरामदगी की गई। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने राजीव जायसवाल को अपना वाणिज्य सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी मिलने के बाद व्यापारियों में खासा उत्साह देखा गया। हल्द्वानी में प्रांतीय व्यापार मंडल और देवभूमि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। व्यापारियों ने भरोसा जताया कि अब उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा। राजीव जायसवाल ने कहा, व्यापारियों की हर छोटी बड़ी समस्या को प्राथमिकता से सांसद तक पहुँचाया जाएगा और समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब व्यापारियों की आवाज मजबूती से संसद तक पहुंचेगी। बैठ करके निकाला जाएगा और संबंधित विभाग, पहले तो
मैं ये प्रयास करूँगा कि व्यापारी को जो एक मंच में ग्रुप है, जैसे मार्केट वाइज बाजार वाइज लोगों से मिले, 5-7-10 लोगों व्यापारियों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी जाए और उसी संबंधित जो भी उसका जो सक्षम जो स्तर है उस जगह पे ला करके कुछ जो मेरे लेवल पे हो जाएगा उसको मैं फ़ोन से बात करके या मिल करके अधिकारी को सॉर्ट आउट करेंगे और जो आगे के जहाँ बड़े मामले हुए माननीय सांसद जी के दिशा निर्देशन में उनके मार्गदर्शन दे करके ही आगे बढ़ाएंगे। चौड़ीकरण को लेकर कई बार व्यापारियों को परेशान किया था, उसको लेकर भी किस तरह से प्रशासन से बैठक करा? चौड़ीकरण का जो काम था लगभग पूरा हो चुका है, जितना होना था हो गया है और कुछ मामले आज ही माननीय न्यायालय में चल रहे हैं। उसका तो मुझे लगता है कि अभी न्यायालय में है तो उसको उसमें आगे कोई बातचीत की बात नहीं है। त्योहारी सीजन भी आ रहा है, व्यापारी मुक्त होनी चाहिए, उस पर काम कैसे? ये पूरे वर्षहीन त्योहारी सीजन यानी कि नवरात्रों से लेकर दीपावली और आगे होली तक शादी का सीजन भी व्यापारी हमेशा और सालगे भी रहती है। इसमें पूरा व्यापार और पूरे व्यापारी सिर्फ इसी 4-6 महीने में ही इंतजार करते हैं। इसमें जितना ही बढ़ तक उनको सुविधाएं मिल सके, उनको किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, उसके लिए पूर्ण प्रयास किए जाएंगे। सरकार के लेवल पर हो, चाहे सांसद जी के लेवल पर हो, चाहे केंद्र के लेवल पर, जो भी चीज़ें होंगी। राजीव भाई, जीएसटी के अधिकारियों की मनमानी से अधिकतर परेशान रहते हैं व्यापारी, तो उसको लेकर किस तरह की कार्यशाला या बैठक कैसी मेरे करेंगे? संज्ञान में है कि जीएसटी के अधिकारी लोग थोड़ा मनमानी करने पे आरोप हो रहे हैं, लेकिन इस संदर्भ में आगे बात करके व्यापारियों से मुलाकात करके उनकी समस्या को लिख करके आगे माननीय सांसद जी के संज्ञान में लेके आऊँगा और निश्चित रूप से फोन से बात करके या लेटर जारी करके कोई ना कोई उसका समाधान कर देंगे, क्योंकि हमारे सांसद जी बेहद सरल और सहज हैं और उनकी आवाज़ निश्चित रूप से ठीक रहेगी।